वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Union and its Territories from the book Indian Polity by M. Lakshmikant. इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो आज हम संविधान के पार्ट 1 यानी यूनियन और इट्स टेरिटरीज पर बात कर रहे हैं। ये एम लक्ष्मीकांत का एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, खासकर यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक शामिल हैं, जो भारत के स्ट्रक्चर की नींव रखते हैं। तो चलिए आर्टिकल 1 से ही शुरू करते हैं। इसमें देश के नाम को लेकर क्या व्यवस्था है, इंडिया और भारत दोनों? हाँ, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, संविधान सभा में नाम पर ना थोड़ी बहस थी। कुछ लोग पारंपरिक नाम भारत चाहते थे, कुछ आधुनिक नाम इंडिया। अच्छा, तो दोनों को रख लिया गया एक तरह से। एक समझौते के तौर पर दोनों नाम अपनाए गए। फिर इसमें दूसरी अहम बात है शासन प्रणाली का प्रकार, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, ये फेडरेशन ऑफ स्टेट से अलग कैसे है? डॉक्टर अंबेडकर ने इसी पर जोर क्यों दिया? बिल्कुल, डॉक्टर अंबेडकर ने इसके 2 कारण बताए थे। पहला कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी अग्रीमेंट या समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन है। मतलब राज्य अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए थे एक समझौते के तहत। नहीं। और दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ कि राज्यों को संघ से मतलब यूनियन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। अविनाशी संघ। हाँ, संघ अविनाशी है, देश एक है, अखंड है। ये जो राज्य हैं ये तो बस प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए गए हैं। इनको बदला जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो इसी आर्टिकल 1 में टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात भी है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? जी, आर्टिकल 1(3) के अनुसार टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीजें आती हैं। 1, राज्यों के क्षेत्र, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। 2, यूनियन टेरिटरीज जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। और 3, ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत सरकार भविष्य में अक्वायर करे, मतलब अधिग्रहित करे। यहाँ टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में क्या फर्क है? ये अक्सर कंफ्यूज करता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ राज्य शामिल होते हैं। ये फेडरल सिस्टम के सदस्य हैं और केंद्र के साथ पावर्स शेयर करते हैं। जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ज्यादा व्यापक शब्द है। इसमें राज्यों के अलावा यूनियन टेरिटरीज और अक्वायर्ड टेरिटरीज भी शामिल हैं। और ये जो यूटीज और अक्वायर्ड टेरिटरीज हैं, इनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर देन द यूनियन ऑफ इंडिया। और ये जो विदेशी क्षेत्रों को अक्वायर करने की बात है, भारत ये कैसे कर सकता है? देखिए, भारत एक सॉवरेन स्टेट है, एक संप्रभु राष्ट्र। तो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो भी मान्य तरीके हैं, जैसे सेशन मतलब संधि द्वारा हस्तांतरण, ऑक्यूपेशन जहां पहले किसी का शासन न हो, या कॉन्क्वेस्ट और सबजुगेशन विजय द्वारा, उनसे भारत नए क्षेत्र अक्वायर कर सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आजादी के बाद के? हाँ, कई हैं। जैसे दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाल से लिया गया। फिर गोवा, दमन और दीव को भी 1961 में पुलिस एक्शन से अक्वायर किया। पुडुचेरी, जो पहले फ्रेंच कॉलोनी थी, 1954 में भारत को सौंपा गया। और सिक्किम, जो पहले एक प्रोटेक्टोरेट था, 1975 में भारत का हिस्सा बना। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 2 पर। ये संसद को क्या पावर देता है? आर्टिकल 2 संसद को 2 शक्तियां देता है। पहला, भारत संघ में नए राज्यों को एडमिट करने की शक्ति, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। और दूसरा, नए राज्यों को एस्टैब्लिश करने की शक्ति, पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ये नए राज्य कौन से हैं? क्या ये मौजूदा राज्यों से अलग हैं? हाँ, आर्टिकल 2 उन राज्यों से संबंधित है जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है। मतलब भारी क्षेत्रों को भारत में शामिल करना या नए स्वतंत्र राज्य बनाना जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। अच्छा, तो फिर आर्टिकल 3 किस बारे में है? आर्टिकल 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो क्या क्या कर सकती है संसद आर्टिकल 3 के तहत? कई चीजें, जैसे किसी राज्य से उसका कोई हिस्सा अलग करके या 2 या ज्यादा राज्यों को या उनके हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, या फिर किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है,
किसी राज्य का एरिया घटा सकती है, किसी राज्य की बाउंड्रीज बदल सकती है और किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। ये तो बहुत व्यापक अधिकार हैं संसद के पास, लेकिन क्या इसकी कोई प्रक्रिया है, कोई शर्तें? जी हाँ, दो मुख्य शर्तें हैं। पहली, ऐसा कोई भी बिल संसद में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश। और दूसरी शर्त यह है कि प्रेसिडेंट उस बिल को संबंधित राज्य के लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल को भेजेंगे ताकि वो उस पर अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकें। इसके लिए एक टाइम पीरियड भी स्पेसिफाई किया जाता है। और अगर राज्य विधानमंडल उस तय समय में अपना व्यू नहीं देता या फिर जो व्यू देता है, क्या वो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट पर बाइंडिंग होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट राज्य विधानमंडल के व्यूज को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर बिल में बाद में कोई अमेंडमेंट होता है तो हर बार उसे राज्य के पास भेजना भी जरूरी नहीं है। और यूनियन टेरिटरीज के मामले में क्या उनके विधानमंडल अगर हैं तो से पूछना जरूरी है? नहीं, यूटीज के मामले में संसद खुद ही एक्शन ले सकती है। संबंधित लेजिस्लेचर से रेफर करना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद राज्यों की मर्जी के बिना भी भारत का पॉलिटिकल मैप फिर से बना सकती है। बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है। इसीलिए भारत को कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब एक अविनाशी संघ जिसके राज्य विनाशी हैं। राज्यों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या उनके बने रहने की कोई गारंटी नहीं है संविधान में। जी नहीं, स्टेट्स की बाउंड्रीज या उनका एग्जिस्टेंस पार्लियामेंट की मर्जी पर है। ये अमेरिकन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। अमेरिका में क्या सिस्टम है? अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट राज्यों की बाउंड्रीज उनकी सहमति के बिना नहीं बदल सकती। इसीलिए अमेरिकन फेडरेशन को कहते हैं एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वहां संघ भी अविनाशी है और राज्य भी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आते हैं आर्टिकल 4 पर। ये क्या कहता है? आर्टिकल 4 खुद ये डिक्लेयर करता है कि आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और आर्टिकल 3 मौजूदा राज्यों का गठन या परिवर्तन के तहत बनाए गए कानून को आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब इन्हें साधारण कानून की तरह पास किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। इन्हें सिंपल मेजॉरिटी से और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जरिए पास किया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, जो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए चाहिए होती है। ये प्रक्रिया को काफी सरल बना देता है। जी हाँ। अब एक और अहम सवाल उठता है, क्या संसद आर्टिकल 3 के तहत भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकती है, सीड कर सकती है? ये सवाल बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। प्रेसिडेंट ने इस पर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांगा था। तो कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्लियामेंट की जो पावर है आर्टिकल 3 के तहत राज्य का एरिया डिमिनिश करने की, उसमें भारतीय टेरिटरी को किसी फॉरेन स्टेट को सीड करना शामिल नहीं है। ऐसा करने के लिए सिर्फ लेजिस्लेटिव एक्शन काफी नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ही होगा। इसीलिए बेरूबारी यूनियन वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा पाकिस्तान को सौंपने के लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 पास किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में एक और रूलिंग दी थी कि सीमा विवाद, बाउंड्री डिस्प्यूट्स निपटाने के लिए संविधान संशोधन जरूरी नहीं है। हाँ, कोर्ट ने 1969 में कहा कि अगर भारत और किसी दूसरे देश के बीच सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो रहा है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ये काम एग्जीक्यूटिव एक्शन से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें टेक्निकली भारतीय क्षेत्र का सेशन या समर्पण शामिल नहीं होता, बस बाउंड्री को डिफाइन या फिक्स किया जा रहा होता है। ये अंतर समझना जरूरी है। और हाल ही में 2015 में बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था, वो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत था? वो था 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। ये भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 में हुए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और 2011 के प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए लाया गया था। इसमें क्या हुआ था? इसके तहत भारत ने कुछ टेरिटरीज एक्वायर की और कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश को ट्रांसफर की। इसमें एनक्लेव्स का एक्सचेंज शामिल था। भारत ने 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स भारत को दिए। इसके अलावा एडवर्स पोजेशंस का ट्रांसफर और एक छोटी सी अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच का डिमार्केशन भी हुआ। इससे किन राज्यों पर असर पड़ा? फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव हुए होंगे? जी हाँ, फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड करना पड़ा। इससे 4 राज्यों असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के टेरिटरीज पर असर पड़ा था।
ये पूरा मामला काफी पुराना और जटिल रहा है, रैडक्लिफ अवार्ड से लेकर। हाँ, इसकी एक लंबी पृष्ठभूमि है। रैडक्लिफ अवार्ड 1947, बागे अवार्ड 1950, नेहरू नून एग्रीमेंट 1958, फिर बेरोबारी मामला और 9th अमेंडमेंट 1960, और फिर 1974 का एग्रीमेंट और 2011 का प्रोटोकॉल, जिसे 2015 में लागू किया गया। चलिए, ये तो हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब जरा देखते हैं कि आज़ादी के बाद स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ। पार्ट 2 पर आते हैं। शुरुआत करते हैं प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन से। बिल्कुल। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो दो तरह की पॉलिटिकल यूनिट्स थीं, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए थे: इंडिया ज्वाइन करें, पाकिस्तान ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट रहें। उस समय कितनी रियासतें थीं भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर? 552 रियासतें थीं। इनमें से 549 ने भारत ज्वाइन कर लिया। बाकी जो 3 थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उन्होंने शुरू में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हाँ, इनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ? हैदराबाद को पुलिस एक्शन के जरिए भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह, और लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। और कश्मीर के शासक ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके भारत में विलय किया। इसके बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब राज्यों का क्लासिफिकेशन कैसा था? तब राज्यों को 4-fold क्लासिफिकेशन में रखा गया था: पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी टेरिटरी। पार्ट ए में कौन थे? पार्ट ए में वो 9 प्रांत थे जो पहले ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर्स प्रोविंसेस थे। पार्ट बी में 9 वो राज्य थे जो पहले प्रिंसली स्टेट्स थे, लेकिन अब उनकी अपनी लेजिस्लेचर्स थीं। पार्ट सी में वो 10 राज्य थे जो पहले चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। इन्हें केंद्र द्वारा प्रशासित किया जाता था। और पार्ट डी में केवल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे। कुल मिला के 29 यूनिट्स। लेकिन फिर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी, खासकर दक्षिण भारत से। जी हाँ, ये मांग जोर पकड़ने लगी। तो जून 1948 में सरकार ने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाई, जिसके अध्यक्ष एस.के. धर थे। इसे धर कमीशन कहते हैं। इस कमीशन ने क्या सिफारिश की? धर कमीशन ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इससे तो काफी असंतोष फैला होगा। हाँ, काफी असंतोष हुआ। तो कांग्रेस ने खुद दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बनाई, जेवीपी कमेटी। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। जेवीपी कमेटी का क्या रुख था? इस कमेटी ने भी अप्रैल 1949 की अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार को फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया। हालांकि इसने कहा कि अगर लोगों की इच्छा बहुत प्रबल हो तो इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन दबाव तो बना रहा होगा। बिल्कुल। और फिर अक्टूबर 1953 में सरकार को पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना ही पड़ा। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्रा स्टेट बनाया गया। ये क्यों हुआ अचानक? इसका मुख्य कारण था पोट्टी श्रीरामुलु का निधन। वो एक वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता थे और आंध्र राज्य की मांग के लिए 56 दिनों से आमरण अनशन पर थे। उनकी मृत्यु के बाद हिंसा भड़क उठी तो सरकार को झुकना पड़ा। आंध्र के बनने से क्या दूसरी भाषाई मांगों को बल मिला? हाँ, इससे अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग तेज हो गई। तो सरकार को मजबूरन दिसंबर 1953 में एक नई कमीशन बनानी पड़ी, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इसे फजल अली कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन की मुख्य सिफारिशें क्या थीं? कमीशन ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने मोटे तौर पर भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार माना, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा कि किसी भी राज्य पुनर्गठन योजना में 4 प्रमुख फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। कौन से 4 फैक्टर्स? पहला, देश की यूनिटी और सिक्योरिटी को प्रिजर्व और स्ट्रेंथन करना। दूसरा, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजीनिटी। तीसरा, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस। और चौथा, हर राज्य और पूरे देश के लोगों का वेलफेयर प्रमोट करने की प्लानिंग। कमीशन ने क्या सुझाव दिया स्ट्रक्चर के बारे में? कमीशन ने सुझाव दिया कि ये जो पार्ट ए, बी, सी, डी वाला 4-fold क्लासिफिकेशन है, इसे अबॉलिश कर देना चाहिए और इसकी जगह 16 राज्य, स्टेट्स और 3 केंद्र शासित क्षेत्र, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज बनाए जाने चाहिए।
सरकार ने क्या इन सिफारिशों को पूरी तरह मान लिया? सरकार ने कमीशन की ज्यादातर सिफारिशों को मान लिया, लेकिन कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया गया और साथ ही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 भी लाया गया। इससे क्या बदलाव हुए? इससे पार्ट ए और पार्ट बी स्टेट्स के बीच का डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया गया और पार्ट सी स्टेट्स को अबॉलिश कर दिया गया। कुछ को पड़ोसी राज्यों में मिला दिया गया और कुछ को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। नतीजतन 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि 1956 में कौन से राज्य बने या पुनर्गठित हुए? हाँ, जैसे ट्रेवनकोर कोचीन राज्य को मद्रास राज्य के मालाबार जिले और दक्षिण कनारा के कासरगोड के साथ मिलाकर केरला राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश बनाने के लिए आंध्र राज्य और हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिला दिया गया। इसी तरह मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश बना। तो ये 1956 की स्थिति थी, लेकिन इसके बाद भी तो नए राज्य और यूटीज बनते रहे। जी हाँ, 1956 के बाद भी भारत का पॉलिटिकल मैप बदलता रहा है। दबाव बने रहे, कहीं भाषाई आधार पर, कहीं क्षेत्रीय संस्कृति या जनजातीय पहचान के आधार पर। 1960 में क्या हुआ? 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट बॉम्बे का विभाजन हुआ। मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात, ये 2 राज्य बने। गुजरात 15वां राज्य बना। फिर दादरा और नगर हवेली? हाँ, ये पुर्तगाल के शासन से 1954 में आज़ाद हुआ था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा चुना गया प्रशासन चलता रहा। फिर 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के द्वारा इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। गोवा, दमन और दीव का क्या हुआ? भारत ने 1961 में पुलिस एक्शन से इन तीनों क्षेत्रों को पुर्तगाल से एक्वायर किया। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा इन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया गया। बाद में 1987 में गोवा को स्टेटहुड मिला, वो 25वां राज्य बना। दमन और दीव एक अलग यूटी बने रहे। पुडुचेरी? पुडुचेरी में पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम शामिल थे, जो फ्रेंच पोजेशन थे। 1954 में फ्रांस ने भारत को सौंप दिए। 1962 तक ये एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह एडमिनिस्ट्रेटेड हुए। फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 ने इसे यूनियन टेरिटरी बनाया। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड कैसे बना? नागा हिल्स और असम के बाहर का तुयनसंग क्षेत्र मिलाकर 1963 में नागालैंड राज्य बनाया गया। ये 16वां राज्य था। ये नागा लोगों की संतुष्टि के लिए किया गया था। पंजाब का विभाजन कब हुआ? 1966 में। पंजाब राज्य से पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब राज्य बना रहा। हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा राज्य बनाया गया, 17वां राज्य, और पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश, जो तब यूटी था, में मिला दिया गया। चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बनाकर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बनाया गया। ये शाह कमीशन 1966 की सिफारिश पर हुआ था। और हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा मिला। ये भारत का 18वां राज्य बना। नॉर्थ ईस्ट में और भी राज्य बने 1972 में। जी हाँ, 1972 में नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिकल मैप में बड़ा बदलाव आया। 2 यूनियन टेरिटरीज मणिपुर 19वां राज्य और त्रिपुरा 20वां राज्य को स्टेटहुड मिला, और सब स्टेट मेघालय को भी स्टेटहुड मिला, 21वां राज्य। इसके साथ ही 2 और यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, मिजोरम, पहले असम का जिला, और अरुणाचल प्रदेश, पहले नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। सिक्किम का मामला थोड़ा अलग था। हाँ, सिक्किम पहले भारत का एक प्रोटेक्टरेट था, जहां चोग्याल का शासन था। 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ये एक नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये अरेंजमेंट चला नहीं। 1975 में एक रेफरेंडम हुआ, जहां लोगों ने चोग्याल शासन खत्म करने और भारत में पूरी तरह शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 पास किया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। फिर 1987 में 3 और राज्य बने। जी, मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वां। इन तीनों को 1987 में स्टेटहुड मिला। और फिर साल 2000 में 3 नए राज्य बने। हाँ, 2000 में 3 और राज्य बनाए गए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके, उत्तराखंड 27वां उत्तर प्रदेश से अलग करके, पहले इसका नाम उत्तरांचल था, और झारखंड 28वां बिहार से अलग करके। ये क्षेत्रीय विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया था। और सबसे नया राज्य तेलंगाना। जी, तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। हालांकि अब राज्यों की संख्या फिर से बदल गई है। हाँ, 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया
और राज्यों को 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया। बिल्कुल। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत तत्कालीन राज्य जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी अपनी विधानसभा होगी, और दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, बिना विधानसभा के। ये 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। इसके साथ ही आर्टिकल 370 के तहत जो विशेष प्रावधान थे, उन्हें भी काफी हद तक निष्प्रभावी कर दिया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 द्वारा। तो वर्तमान में, जैसा कि लक्ष्मीकांत के संस्करण में दिया गया है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। Note, the original outline mentioned 28 states and 9 UTs based on the situation immediately after J&K bifurcation. Later, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu were merged into one UT, bringing the UT count to 8. Assuming the expert clarifies this, or the TTS uses the most current info available at recording time. जी, जम्मू कश्मीर विभाज्य के हटने और 2 यूटीज बनने के बाद, और फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विलय के बाद, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों और यूटीज के नाम भी बदले गए हैं समय के साथ। हाँ, ये भी हुआ है। जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया, मद्रास का नाम 1969 में तमिलनाडु हुआ, मैसूर का नाम 1973 में कर्नाटका हुआ। इसी तरह 1973 में लकाडीव, मिनिकॉय एंड अमिंडवी आइलैंड्स का नाम लक्षद्वीप किया गया। 1992 में 69th अमेंडमेंट द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का विशेष दर्जा मिला। 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड और पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी हुआ, और 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया। तो ये पूरी यात्रा दिखाती है कि भारत का आंतरिक नक्शा कितना डायनामिक रहा है, लगातार बदलता रहा है। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से, प्रशासनिक सुविधा के लिए, भाषाई या सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देने के लिए, या विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये बदलाव होते रहे हैं। और ये हमें इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय बिंदु पर लाता है। जी। भारत की आंतरिक राजनीतिक सीमाओं की ये निरंतर बदलती प्रकृति, खासकर आर्टिकल 3 की शक्तियों के तहत बाहरी क्षेत्रीय अखंडता, एक्सटर्नल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बनाए रखने की प्रतिबद्धता के साथ कैसे संतुलन बनाती है। मतलब एक तरफ हम अपनी बाहरी सीमाओं को लेके इतने सजग हैं और दूसरी तरफ आंतरिक सीमाएं इतनी फ्लूइड रही हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल है भारतीय संघवाद की प्रकृति के बारे में। क्या राज्यों के पुनर्गठन की ये प्रक्रिया कभी समाप्त होगी, या ये भारतीय संघवाद का एक स्थायी, एक इनहेरेंट फीचर है जो हमेशा चलता रहेगा? इस पर सोचने की जरूरत है। ये था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स बेनिफिट ले सकें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल NCERTs, एम लक्ष्मीकांत, RS शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।